नमस्कार। एक ऐसी लड़ाई जो दशकों तक 40 सालों तक परछाइयों में लड़ी जा रही थी, वो अचानक से अब खुलकर सबके सामने आ गई है। आज हम ईरान और इज़राइल के बीच इसी पुराने संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे, जो अब एक बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ईरान और इज़राइल हमेशा से ऐसे कट्टर दुश्मन नहीं थे। अरे 1979 से पहले तो वो स्ट्रैटेजिक एलाइज थे, मतलब एक दूसरे के दोस्त, जो अपने कॉमन अलग दुश्मनों के खिलाफ मिलकर खड़े होते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? ये दोस्ती इतनी गहरी और कड़वी दुश्मनी में कैसे बदल गई? वजह थी सिर्फ एक घटना, एक ऐसी घटना जिसने मिडिल ईस्ट का पूरा जियोपॉलिटिकल नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। और वो घटना थी 1979 की ईरानी क्रांति। देखिए, ये सिर्फ एक सरकार का बदला नहीं था, ये तो जैसे ईरान की पूरी पहचान, उसकी आत्मा का बदलना था। नई इस्लामिक सरकार आई और उसने आते ही इजराइल को मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया, सारे डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए और अपनी पूरी विदेश नीति की बुनियाद ही इजराइल की दुश्मनी पर टिका दी। और ये दुश्मनी कितनी गहरी, कितनी आइडियोलॉजिकल थी, इसका अंदाज़ा अयतुल्लाह खुमैनी के सिर्फ एक बयान से लग जाता है। उन्होंने कहा, इजराइल इस्लाम का दुश्मन है। यही नहीं, उन्होंने इजराइल को छोटा शैतान तक कह डाला। तो साफ है, ये सिर्फ कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक धार्मिक और वैचारिक जंग का खुला ऐलान था। इस ऐलान के बाद अगले 40 सालों के लिए लड़ाई का मैदान ही बदल गया। अब ये सीधी जंग का दौर नहीं था, नहीं। अब ये एक ऐसा युद्ध था जो किसी और की जमीन पर, किसी और के ही सैनिकों के कंधों पर रखकर लड़ा जा रहा था। इसी को कहते हैं प्रॉक्सी संघर्ष या प्रॉक्सी वॉर। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दो बड़े देश सीधे आपस में नहीं लड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि इसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। तो इसके बजाय वो क्या करते हैं? वो किसी तीसरे देश में मौजूद छोटे छोटे गुटों को पैसा देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, हथियार देते हैं और फिर उनसे अपनी लड़ाई लड़वाते हैं। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, रिमोट कंट्रोल वाला युद्ध है। और ईरान में अपनी इसी रणनीति को पूरा करने के लिए एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया, एक ऐसा नेटवर्क जिसे वो नाम देता है प्रतिरोध की धुरी या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। इस नेटवर्क का एक ही मकसद था, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देना, उसे रोकना। और हाँ, ये प्रॉक्सी सिर्फ कोई कागजी नाम नहीं है, ये बहुत ही शक्तिशाली संगठन है। ईरान की तरफ से देखें तो लेबनान में हिजबुल्लाह है, गजा में हमास और इस्लामिक जिहाद हैं, और यमन में हुती। ये सब इसी नेटवर्क का हिस्सा हैं। वैसे इजराइल ने भी अपने इतिहास में साउथ लेबनान आर्मी जैसे प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया है। तो ईरान की ये रणनीति थी क्या? असल में ये बहुत सीधी और असरदार थी। आइडिया सिंपल था, अपने प्रॉक्सी गुटों को इतना मजबूत कर दो कि इजराइल एक ही समय पर कई कई मोर्चों पर उलझा रहे, कभी लेबनान से, कभी सीरिया से, तो कभी गजा से। इससे होता क्या था? इजराइल पर लगातार दबाव बना रहता था और ईरान खुद सीधी जंग के खतरे से कोसों दूर रहता था। लेकिन कहानी सिर्फ इस प्रॉक्सी वॉर तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, इसके साथ साथ एक और लड़ाई चल रही थी। एक ऐसी लड़ाई जो अंधेरे में बंद दरवाजों के पीछे लड़ी जा रही थी। ये हत्याओं का, जासूसी का और साइबर हमलों का एक शैडो वॉर था। अब सवाल है कि इस गुप्त युद्ध की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी सबसे बड़ी वजह थी इजराइल का एक डर, एक बहुत बड़ा डर। डर ये कि ईरान कहीं चुपके चुपके परमाणु बम न बना ले। और इसी डर ने इजराइल को वो सब करने पर मजबूर कर दिया जो हम और आप आमतौर पर सिर्फ जासूसी फिल्मों में ही देखते हैं। इस खुफिया जंग के कुछ पन्ने अगर पलटे तो 2010 में स्टक्सनेट नाम की एक कंप्यूटर वायरस ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया। फिर एक एक करके ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्याओं का सिलसिला शुरू हो गया। और तो और 2018 में तो हद ही हो गई, जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान के बीचों बीच एक गोदाम से ईरान का पूरा सीक्रेट न्यूक्लियर आर्काइव ही उड़ा लिया। और 2021 से तो समुद्र में एक दूसरे के जहाज़ों पर हमले जैसे आम बात हो गई। और फिर आया साल 2024, वो साल जिसने इस खेल के सारे नियम बदल दिए, वो साल जिसने 40 साल से परछाइयों में चल रही इस लड़ाई को अंधेरे से निकालकर सीधी आग में झोंक दिया। 40 साल,
जरा सोचिए इस पर। 4 दशकों तक दोनों देशों ने एक अलिखित नियम का पालन किया कि कुछ भी हो जाए एक दूसरे पर सीधा हमला नहीं करना है। 2024 में वो नियम टूट गया। तो ये सब हुआ कैसे? इसकी शुरुआत हुई जब इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास की एक इमारत पर हमला किया और ईरान के कई टॉप कमांडरों को मार गिराया। फिर जवाब में ईरान ने वो किया जो उसने इतिहास में कभी नहीं किया था। उसने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से सीधे इजराइल पर हमला बोल दिया। और फिर इस हमले के जवाब में इजराइल ने भी ईरान के अंदर एक मिलिट्री साइट पर हमला किया। सबसे अहम बात यहाँ ये है कि वो जो अलिखित नियम थे वो सब टूट चुके थे। दशकों में पहली बार ईरान और इजराइल किसी प्रॉक्सी के पीछे नहीं छिपे थे। नहीं, वो सीधे सीधे एक देश के तौर पर दूसरे देश पर हमला कर रहे थे। जो कल तक एक प्रॉक्सी वॉर था वो अब एक सीधा टकराव बन चुका था और इसने पूरे इलाके को एक बहुत बड़ी जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस सीधे टकराव ने एक नई, एक खतरनाक और एक बेहद अस्थिर हकीकत को जन्म दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रॉक्सी युद्ध के बाद क्या? जब ये छद्म युद्ध खत्म हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है? इस सवाल का जवाब जिस सोर्स मटेरियल पर हमारी ये पड़ताल आधारित है उसके विश्लेषण में मिलता है, और ये एक बहुत ही चिंताजनक भविष्य की तरफ इशारा करता है। इस विश्लेषण के मुताबिक 2024 की इस घटना के बाद जून 2025 में दोनों देशों के बीच 12 दिन का एक सीधा युद्ध छिड़ सकता है, और इस बार अमेरिका भी सीधे तौर पर इसमें शामिल हो सकता है और ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, विश्लेषण 2026 में और भी हमलों की आशंका जताता है। लेकिन इसी विश्लेषण में एक और बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने आई, एक ऐसी बात जिसकी उम्मीद शायद खुद ईरान ने भी कभी नहीं की होगी। जब ईरान पर सीधा हमला हुआ तो उसका वो दशकों पुराना प्रॉक्सी नेटवर्क, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, वो पूरी तरह से खामोश रहा। हिजबुल्लाह, हमास, हुती, कोई भी ईरान की सीधी मदद के लिए आगे नहीं आया और ईरान ने खुद को इस जंग में बिल्कुल अकेला पाया। तो 40 साल की इस शैडो बॉक्सिंग के बाद अब दस्ताने उतर चुके हैं। लड़ाई अब आमने सामने की है। ये एक नई और बेहद अस्थिर हकीकत है जो हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आखिर होता क्या है जब एक प्रॉक्सी युद्ध अब प्रॉक्सी युद्ध नहीं रहता?